Hi, good morning to all my medical aspirants. I hope you are doing good. मुझे मालूम है गुड क्या ही बेटा, स्ट्रेस जनरेट हो रही होगी. ऑफ कोर्स आपका पेपर आने वाला, पर ठीक है, डोंट बी स्ट्रेस, बी फील लाइट. वैसे ही विदाउट स्ट्रेस जाकर के एग्ज़ाम्स को देना है. हाँ, एग्ज़ाम से एक रात पहले थोड़ी सी नींद आती, मैं भी उस फेज़ में थी. आई नो द फीलिंग ऑफ दैट, सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन. बट जितना आप रिलैक्स रहोगे उतने अच्छे आपके एग्ज़ाम्स होंगे. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अमाइनो एसिड्स. मैं अमाइनो एसिड्स एक बार थोड़ा सा फिर से बताना चाहूँगी. सो लेट्स गो थ्रू इट. देखिए बेटा, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये आपके क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं. एक अमाइनो ग्रुप होती है जो कि कैसी होती है, और एक एसिडिक ग्रुप होती है जो कि सेम कार्बन पे ही लोकेटेड होता है. और जिस कार्बन पे ये लोकेटेड होते हैं उस कार्बन को क्या बोला जाता है, अल्फा कार्बन. और इसीलिए इसका क्या नाम दिया गया हुआ है, दे नेम्ड एज अल्फा अमाइनो एसिड्स. एंड इनके जैसे दे आर सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम मीथेन्स. और भी 4 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स होते हैं जो इनके चारों वैलेंसी, मतलब कार्बन के पास कितनी वैलेंसीज होती है, 4 वैलेंसी होती है. आपने 10th में पढ़ा होगा इसके बारे में. तो यहाँ पे उनके पास सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. तो क्या होता है, एक के पास हाइड्रोजन होगी, दूसरे के पास कार्बोनिल ग्रुप, सेकेंड वन के पास क्या होगी, अमाइनो ग्रुप होंगी, एंड फोर्थ वाले के पास आर ग्रुप होगी, अल्काइल ग्रुप जिसे बोला जाता है. तो इसके बेस्ड पे हमारे पास जो कि प्रोटीन्स में पाया जाता है जितने तरह के अमाइनो एसिड्स, तो देयर आर ओनली 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, मतलब जो प्रोटीन में पाए जाते हैं. ओके, सो मूविंग फर्दर. अब देखो, जो आर ग्रुप होती है ना इसमें, वो कैसी होती है, प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड्स होती है. चाहे वो कैसी हो सकती है, वो एक हाइड्रोजन भी हो सकती है. इट्स नॉट नेसेसरी कि वो क्या हो, आपकी CH3 ग्रुप ही हो या फिर कोई और ग्रुप है. इट कुड बी हाइड्रोजन. जो ये आर वाली ग्रुप को दिखाया जा रहा है ना, ये हाइड्रोजन भी हो सकती है, यही बताया गया. और अमाइनो एसिड जैसे कि ग्लाइसिन में वहाँ पे क्या रहती है, हाइड्रोजन. जैसे कि ये देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बट यहाँ पे आर की जगह क्या हो जाएगा, अगर H हो जाएगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइसिन. ये क्या है, कार्बन ग्रुप है, उसके साथ एक H तो रहेगा ही रहेगा, एक और H आ गया, और क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप, मतलब कि COOH, मतलब CO बॉन्ड OH. और एक हमारा क्या है, अमाइनो ग्रुप, मतलब NH3+. अगर मिथाइल ग्रुप आ जाएगी, मतलब मिथाइल मतलब क्या, CH3, तो क्या बन जाएगी, एलानीन बन जाएंगी. हाँ, देखो, अगर आपके आर ग्रुप के जगह क्या आ जाए, H आ जाए, तो क्या बन जाएगी, ग्लाइसिन बनेगा. ग्लाइसिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब एक तरह का हमारा अमाइनो एसिड बन जाएगा. अगर मिथाइल ग्रुप आ जाएगी तो डैट विल क्रिएट एलानीन. अगर हाइड्रो ऑक्सी मिथाइल आ जाएगी तो क्या बन जाएगी, सेरीन बन जाएंगी. तो इसी तरीके से हमारे पास टोटल कितने हैं, 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स है, जो कि हमारे फिगर 9.1 में दिखाए जाएंगे. वेयर इज द फिगर, आई वॉन्ट टू शो दैट. इट इज 9.1 फिगर, अमाइनो एसिड्स, फैट्स एंड ऑयल. हाँ देखो, ये रहा, इसकी बात कर रही हूँ. देखो क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, H, देखो H आया तो ग्लाइसिन. आर की जगह क्या आ गया, सिर्फ हमारे जो अल्काइल ग्रुप की जगह सिर्फ हमने हाइड्रोजन को डाला. यहाँ पे अल्काइल ग्रुप की जगह किसको डाला, CH3 ग्रुप को. और इसको क्या बोलेंगे, अल्फा अमाइनो एसिड है ये, एलानीन. वैसे ही आपके यहाँ पे क्या है, सेरीन. तो ये आपके स्ट्रक्चरल होते हैं. सो रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर्स. मूविंग फर्दर. अब देखो, जो आपके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना अमाइनो एसिड्स की, इसेंशियली हमारे किसके, अमाइनो, कार्बोनिल एंड आर फंक्शनल ग्रुप्स के. ये किस पे बेस्ड होता है, तो इनके पास कितने नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट है. मतलब कि मैं बता रही हूँ कि अगर इनके पास ये क्या है, अमाइनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, और ये आर फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या ये सिर्फ इतने ही हैं, या फिर इससे नंबर ऑफ इसके प्रेजेंस जो क्या है वो ज़्यादा हो रहा है, लाइक मोर देन 1. तो इससे हमारी क्या होती है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड होती है. और जैसे कि ये क्या होते हैं, देयर आर एसिडिक, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड, और कुछ बेसिक भी होते हैं जैसे लाइसिन, और कुछ न्यूट्रल, वेलाइन अमाइनो एसिड. तो मतलब हमारे अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो हर तरह के हो सकते हैं. वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, एंड दे कैन बी न्यूट्रल टू. सिमिलरली अगर मैं इसके साथ और बात करूं तो ये याद रखना है, एसिडिक वाले कौन से होते हैं, तो ग्लूटामिक एसिड, देखो उसमें एसिड लगा है तो डैट मीन्स कि एस्पार्टिक एसिड हो गए. और उसके बाद हाँ, फिनाइल एनालिन, ये तो आपकी ये हो जाती है, सब बेसिक रहती है, ये नहीं रहती है. आगे अभी और लिस्ट है. और वैसे अगर जिसने भी मॉलिक्यूलर का लेक्चर देखा होगा उसमें मैंने पूरे 20 अमाइनो एसिड्स के पूरे नेम बताए हैं, उसके कोडोन्स को बताया है, इफ़ यू हैड वॉच इट. अगर मतलब जो 12th में है उन्हें समझ में आ रही होगी. हाँ, 11th वाले को थोड़ा भी समय लगेगा.
तो पढ़ते चलो, समझ जाओगे, ठीक है। तो सिमिलरली इसमें जो हमारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, जैसे कि एरोमेटिक का मतलब होता है रिंग स्ट्रक्चर। अब ये रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनती है ये ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, समझ जाओगे कैसे बनती है, क्यों ऐसा फॉर्मेशन होता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स उसको बोलते हैं जिसमें आपके रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो अमाइनो एसिड जैसे कि टायरोसिन, फेलाइन एनालिन, ट्रिप्टोफन, ये सारे कैसे होते हैं, आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। और पर्टिकुलरली अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए अमाइनो एसिड्स की, तो वो कैसे होते हैं, आयनाइजेबल नेचर के होते हैं। आयनाइजेबल का मतलब होता है कि मतलब वो कीटायन और एनायंस के फॉर्म में हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या ग्रुप है, NH2 और COHS। और यहाँ पे ये क्या शो कर सकते हैं, रेजोनेंस। रेजोनेंस बोला जाता है कि मतलब यहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, वो रिलोकेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, और लेकिन एक डबल बॉन्ड का होना भी ज़रूरी है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे O पे प्रेजेंट है, इसलिए ये कर सकते हैं, दे कैन शो दैट। तो इस सॉल्यूशन में जो हमारे pH भी वैल्यू होती है इसकी डिफरेंट आती है। स्ट्रक्चर जो होती है अमाइनो एसिड्स की वो भी चेंज कर सकती है। और जो स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है, जैसे देखो ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है, ये भी वही स्ट्रक्चर है, लेकिन ये तीनों स्ट्रक्चर सेम है। कैसे मैम आप ऐसा कैसे बोल रही है, बस इसकी क्या चेंज हो रही है, आयनाइजेबल नेचर चेंज हो रही है, स्ट्रक्चर इज स्टिल द सेम। इसीलिए इसको दिखाया गया है कि ये क्या है, रिवर्सिबल है ना, मतलब बोथ डायरेक्शन। दिस इज ऑल्सो अकरिंग इन बोथ डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन में चल सकते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो बी है हमारा, मतलब जिसमें प्लस और माइनस चार्ज दोनों ही प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयनिक फॉर्म। अब ये ज्विटर आयंस क्या होते हैं, तो इसको ऐसे ध्यान रखिएगा जिसमें आपके दोनों तरह के आयंस प्रेजेंट हो, मतलब हाँ कीटायन और एनायंस प्रेजेंट होते हैं। दैट सिंबल दैट इज कॉल्ड ज्विटर आयनिक फॉर्म। अब आते हैं, तो ये आपके अमाइनो एसिड्स के बारे में थे। और हाँ, अमाइनो एसिड्स किसको बना रही है, तो प्रोटीन्स को बनाती है। ये सिंथेसिस कहाँ पे होती है, तो इनसाइड योर राइबोसोम्स। उसके लिए सिग्नल कौन भेजती है, तो न्यूक्लियस से सिग्नल आती है, ओके, कि mRNA वहाँ से रिलीज होती है तब बनती है। अब थोड़ा सा लिपिड्स के बारे में समझते हैं। अब देखो लिपिड्स जो होते हैं जनरली वाटर इनसॉल्युबल ही होते हैं, मतलब ये पानी में डिजॉल्व नहीं होंगे। जैसे आपके बॉडी में भी जो आप लिपिड्स आप क्या कर रहे हो, इनटेक कर रहे हो, दे विल बी इनसॉल्युबल इन योर बॉडी। ये सिंपल एक फैटी एसिड्स होते हैं। तो अब लिपिड और फैटी एसिड में कोई कंफ्यूज नहीं होना, तो लिपिड्स आर जस्ट अ सिंपल टाइप ऑफ फैटी एसिड्स। और एक फैटी एसिड के पास क्या होता है, तो कार्बोक्सिल ग्रुप होती है, जो कि किससे अटैच होती है, R ग्रुप से। और R ग्रुप हमारा कोई सा भी हो सकता है। कार्बोक्सिल का ग्रुप का मतलब वही है बेटा, C डबल बॉन्ड O OH, ये वाली ग्रुप, दिस इज योर कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। और ये एक R ग्रुप से बस जुड़ी होती है। तो दिस विल बी योर लिपिड्स। तो ये एक फैटी एसिड, हाँ बेसिकली फैटी एसिड्स। तो R ग्रुप हमारी क्या हो सकती है, मिथाइल भी हो सकती है, इथाइल भी हो सकती है, या फिर हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप भी देखने को मिल सकता है, 1 कार्बन टू 19 कार्बन तक भी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के फॉर्म में बेटा दिया गया हुआ है, पाल्मिटिक एसिड जो होते हैं उसके पास 16 कार्बन्स होते हैं, किसको मिला करके, कार्बोऑक्सिल, मतलब यहाँ पे एक कार्बन तो ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है, और इसके साथ और क्या है, 15 नंबर ऑफ चेन्स है कार्बन के ही। तो ये आपके किस में होते हैं, पाल्मिटिक एसिड। इसका डायग्राम देना चाहिए, दिए है, इज इट गिवन, हाँ देखो क्या है ना, अब देखो क्या है, C डबल बॉन्ड O OH है, उसके साथ क्या है, CH2 14 रहेंगे, और लास्ट वाले CH3, क्योंकि अपने वैलेंसी को फुलफिल करेंगे ना, तो डैट इज फैटी एसिड। क्या है ये, पाल्मिटिक एसिड का एग्जाम्पल्स है, ओके। आगे फिर अब देखिए बेटा, उसके साथ हमारे एरिकडोनिक एसिड जिनके पास 20 कार्बन एटम्स होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। फैटी एसिड हमारे क्या हो सकता है, सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड, मतलब कि उनके पास बिना डबल बॉन्ड के भी वो हो सकते हैं और डबल बॉन्ड के साथ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन, ठीक है, वो डिपेंड करती है। फिर अगर कुछ अनदर सिंपल लिपिड जैसे कि बात करें तो ग्लिसरॉल, जिसके पास क्या होते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। अब देखो यहाँ पे ग्लिसरॉल का एग्जाम्पल दिया है, इससे ही डायरेक्ट समझाते हैं। प्रोपेन का स्ट्रक्चर कुछ याद है, CH3 CH2 और CH3, दिस इज योर प्रोपेन, है ना, प्रोपेन था। अब प्रोपेन में क्या हो जा रहा है, ट्राई हाइड्रोक्सी, मतलब 3 अल्कोहल ग्रुप लग जा रही है, ये 3 अल्कोहल ग्रुप लग गई और ये प्रोपेन, तो डेट्स वाई इसका नाम क्या बोल दिया गया है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, जो कि क्या है, ग्लिसरॉल है। वैसे ही देखो ट्राईग्लिसराइड में भी वैसे ही होगा, प्रोपेन है बट इसके साथ क्या लग गई है, 3 फैटी एसिड्स,
ओके। उसके अलावा बहुत सारे जो हमारे लिपिड्स होते हैं इनके पास ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स भी होती है, मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिल करके आपकी क्या बनाती है, लिपिड्स को बना लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फैटी एसिड्स होते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं, तो स्टेरिफाइड हो जाते हैं ग्लिसरॉल से, और ये हमारे क्या बन सकते हैं, तो मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स एंड ट्राईग्लिसराइड। स्टेरिफाइड का मतलब है कि ईस्टर्स का फॉर्मेशन करना, तो जब ईस्टर बनती है तो ऐसा होता है। ईस्टर मतलब ये जो प्लेजेंट स्मेल को क्रिएट करती है आफ्टर गेटिंग दिस फॉर्मूला और कंपोजिशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैट्स और ऑयल्स भी बोलते हैं, जो कि अपने बेस्ड होते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, अलग फैट का अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा। जैसे कि ऑयल्स का जो होता है वो लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे जिंजली ऑयल, इसमें और मतलब बहुत अच्छा मैंने सुना है, लाइक बहुत अच्छा होता है ये फूड के लिए। यहाँ पे तो इंडिया इट्स नॉट वेरी कॉमन इन इंडिया, बट समवेयर एल्स इट इज़ वेरी कॉमन। एंड जैसे कि हमारे जो रिमेन जितने भी ऑयल विंटर्स में आते हैं, तो क्या आप कुछ फैट मार्केट से ला सकते हो, उसको समझ सकते हो, ढूंढ सकते हो, तो समझना बहुत सारे फैट्स हैं, आप डेली बेटा फैट ही कंज्यूम कर रहे हो, सो कंसिडर अबाउट योर फैट्स। कुछ लिपिड्स जो होते हैं हमारे, उनमें क्या होती है, फॉस्फोरस और फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होती है। ऐसे लिपिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड। अब याद होगा मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में जो लेयर थी व्हाट वाज इट मेड अप ऑफ, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, मतलब फॉस्फेट के साथ क्या जुड़ी हुई थी, लिपिड जुड़ी हुई थी। अब लिपिड किससे बन रही है, आपकी फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से बन रही है ना, बन रही है। तो इस तरीके से फॉर्म, और ये कहाँ पाए जाते थे, आपके फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में, और लेसिथीन इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो याद रखिएगा, लेसिथीन इज व्हाट, इट इज अ फॉस्फोलिपिड, नॉट अ लिपिड, नॉट अ फैटी एसिड, नॉट अ ग्लिसरॉल, बट इट इज अ फॉस्फोलिपिड। कुछ टिश्यूज जो होते हैं, स्पेशली जो हमारे न्यूरल टिश्यूज होते हैं, इनके पास भी लिपिड्स होते हैं, और वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। तो यहाँ आपके पूरे लिपिड्स के बारे में, फैटी एसिड्स के बारे में, अब देखो बेटा इससे अलग आपसे पूछा नहीं जाएगा, यू जस्ट हैव टू गेट दिस, इसको समझ जाओगे। हाँ, थोड़ा सा केमिस्ट्री में भी जो पार्ट है उसको भी समझ जाओ, तो दोनों का मिक्सचर ही होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है। समटाइम्स द मिनिमम दैट विल हेल्प यू, प्रिसाइज, जितना प्रिसाइज करते हो किसी चीज़ को। अब देखो फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड में क्या हो रही है, अब ये ग्रुप याद करो, क्या ये यहाँ तक, क्या ये सेम है, ऑफ कोर्स सेम है, बस यहाँ पे क्या अटैच हो गया है, दैट इज़ अ फॉस्फेट ग्रुप, और देन यहाँ पे फिर एक अलग चेन है, तो इट इज़ अ फॉस्फोलिपिड, और वो भी कौन सी है, तो लेसिथीन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, लेट्स कमिंग मूविंग फर्दर। अब देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनके पास नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें क्या होती हैं, आपकी हेट्रोसाइक्लिंग रिंग्स देखने को मिलते हैं। कुछ हमारे इसमें क्या होते हैं, तो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, जैसे कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमीन। अब देखो कार्बन कंपाउंड्स में जिसमें हमारे क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेसेस आ जाते हैं, मतलब नाइट्रोजन के साथ प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हुए हैं, और ये हमारे जब अटैच हो जाते हैं किससे, एक शुगर से, तो इसे क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोसाइड्स। अब देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मैम ये सब हो क्यों रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग। बेटा अब मैंने बताया था ना कि सेल ऑर्गेनिल्स बने, आपके डीएनए बन रहे, तो डीएनए भी तो किसी चीज़ से बनी होगी ना, तो वो आपके एलिमेंट्स से बनी, एलिमेंट्स बने कंपाउंड, एंड देन वो एक जो स्ट्रक्चर को बनाया उसको हमने नाम दे दिया डीएनए। वैसे ही आपकी हर लेयर्स का फॉर्मेशन हो, तो अब ये किस चीज़ से बना हुआ है आप उसके बारे में समझ रहे हो। लाइक थिंक अबाउट योर स्किन, आपकी स्किन है, स्किन किसी चीज़ से तो बनी होगी, तो आपने पढ़ा होगा टिश्यू से बनी है, उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि ये एपिथेलियल टिश्यू है। अब एपिथेलियल टिश्यू में भी किससे बनेगी, तो सेल से बनेगी। अब सेल के अंदर भी ये क्या क्या चीज़ है, तो बोला जाता है कि आपके बॉडी में जितनी ज़्यादा अगर प्रोटीन होती है, सो यू विल ग्लो, है ना, कोलाजन प्रोटीन की बात करते हैं, है ना, फॉर द गुड स्किन, फॉर योर हेयर केराटिन प्रोटीन की बात करते हैं। तो हाउ टू गो विद डैट, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं टू ऑल डेट एलिमेंट्स, जो हमें बेसिकली एलिमेंट्स और वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स चाहिए उस बेस में। ऑफ कोर्स वी कंज्यूम डैट, बट हाँ वो टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं करे हमारे बॉडी में, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। समटाइम्स क्या होता है, इफ़ वी आर ईटिंग बट डैट वॉज यूजिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, मतलब फर्टिलाइजर मतलब ऑर्गेनिक तरीके से उसको नहीं उगाया गया है, तो ऑफकोर्स डैट विल लीड टू अ टॉक्सिसिटी इन योर बॉडी।
तो ये इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि आपके नाइट्रोजन बेसिस जो वाले कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, और जब ये क्या करते हैं शुगर ग्रुप से जुड़ जाते हैं सो दे विल फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड्स। और जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप से भी क्या हो जाते हैं वो स्टेरिफाई हो जाते हैं शुगर से, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब देखो न्यूक्लियोसाइड याद रखना, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो आपका क्या जुड़ेगा बेटा, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस प्लस व्हाट, शुगर्स, और इसी में न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएंगी, देन इट विल अटैच टू अ फॉस्फेट ग्रुप ऑल्सो। तो देखो न्यूक्लियोटाइड जैसे कि एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, थाइमिडीन, यूरिडीन एंड साइटिडीन आर न्यूक्लियोसाइड्स। तो ये न्यूक्लियोसाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आपके कौन से हैं, तो एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड एंड साइटिडाइलिक एसिड। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएंगे। तो एडिनोसाइन जैसे एडिनो एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, क्या वो न्यूक्लियोसाइड है या टाइड है, तो दैट इज अ न्यूक्लियोसाइड, बट उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप है बट नॉट टुगेदर। तो न्यूक्लिक एसिड जैसे कि आपके डीएनए और आरएनए होते हैं, इसमें क्या प्रेजेंट होती है, आपके सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। और डीएनए और आरएनए किसकी तरह काम करते हैं, एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। ह्यूमंस में तो डीएनए ही प्रेजेंट है, लोअर ऑर्गेनिज्म में हमें आरएनए इट विल एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम लोअर ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो मूविंग फर्दर। अब देखो यहाँ पे इस डायग्राम को समझते हैं, शुगर्स में कार्बोहाइड्रेट्स, रिमेंबर। अब देखो OH का पोजीशन देखो, ये कैसे है, कितने कार्बन रिंग वाले शुगर है, 1 2, देखो ये जो डॉट जहाँ पे ये क्या हो रहा है, पॉइंटिंग्स हो रही है, दैट रिप्रेजेंट अ कार्बन, 1 2 3 4 5, टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन, और ये कितने हैं, 4 कार्बन वाले। तो ग्लूकोज के पास टोटल कितने कार्बन होते हैं, 6 होते हैं, 6 इसका कंसिडर करते हैं जो रिंग के बाहर कार्बन है, ठीक है। और यहाँ पे कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन, जो ये रिंग के बाहर कार्बन होते हैं। तो ग्लूकोज ये है एंड ये दिस वन इज योर राइबोज शुगर। ये सारे जो आपके ओरिएंटेशंस दिखा रहे हैं अभी तक, अगर आपने 12th में ऑर्गेनिक पढ़ा होगा तो बेटा दैट इज द ओरिएंटेशन कि आपके जो OH ग्रुप है वो कैसे अलाइन हो रहे हैं अबाउट दैट। ओके, तो दैट इज द शुगर। कमिंग टू दी, ये आपके कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम है। अब देखो आ जाते हैं, देखो नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस में क्या है, एडेनिन है और यूरेसिल है। अच्छा, एडेनिन किसके साथ पेयरअप होती है, डीएनए में एडेनिन पेयरअप्स विथ थाइमिन, और गुआनिन पेयरअप्स विथ GC, है ना, या फिर CG बोलो, साइटोसिन पेयरअप विथ गुआनिन। तो आप जब इसमें क्या न्यूक्लियोसाइड में क्या हो जाता है, तो आपके ये शुगर ग्रुप है, राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर से क्या जुड़ जा रहा है, यहाँ पे एडेनिन, सेम एडेनाइलिक एसिड में यहाँ पे क्या जुड़ जा रहा है, आपके फॉस्फेट ग्रुप, बस यही चेंज हो रहा है। इस तरीके से आपके एक स्मॉल मॉलिकुलर वेट के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दिखाया है। इसका मॉलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, नॉट लॉट। अब देखते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, व्हाट आर दीज। अब देखो सबसे एक्साइटिंग एस्पेक्ट जो होता है केमिस्ट्री का, वो डील करता है, जब आइसोलेट करता है थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और क्या डिटरमाइन करने के लिए, उस स्ट्रक्चर को बताने के लिए, और साथ ही साथ उसको हम कैसे बना सकते हैं, या फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बताने के लिए। सो केमिस्ट्री इज, दैट्स व्हाई इट इज़ इंटरेस्टिंग ना, कि वो क्या करते हैं, उसमें रिसर्च पार्ट बहुत ज़्यादा है। केमिस्ट्री इज़ लाइक अ लॉट ऑफ रिसर्च इज देयर, इफ़ यू आर गुड इन इट। आप ऐसा नहीं है कि जो मतलब मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं फिर इंजीनियरिंग की कर रहे हैं तो वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर दैट, इफ़ यू आर गुड एट इट यू कैन, ठीक है। तो वो आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर एक लिस्ट बनानी हो बायोमोलिक्यूल्स की, तो ऐसे लिस्ट में आपके थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाएंगे, जैसे कि अमाइनो एसिड, शुगर्स, और फॉर दैट रीजंस इसके लिए हमारे पास 9.10 सेक्शन में दिया गया है, जिसमें हम मेटाबोलाइट्स को रिकॉल कर सकते हैं। जैसे कुछ एनिमल टिश्यूज में आपने देखा कि कैसे प्रेजेंस है पूरे कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड, जो कि फिगर पॉइंट 9.1 में आपने ऑलरेडी देख लिया। और ये सारे हमारे क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। और जब हमारे जब प्लांट को एनालाइज करते हैं या फिर फंगल को और माइक्रोबियल सेल्स को, तो आप वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स देखने को मिलेगा एक प्राइमरी मेटाबोलाइट से भी हट करके, जैसे कि एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर। देखो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होंगे, इट्स नॉट सेइंग कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स नहीं होंगे। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या, वही आपके अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स,
फैट्स, ऑयल्स, आपके जो न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, वो सारे प्रेजेंट होंगे। बट उसके साथ और भी कुछ एडिशनल चीज़ें होंगी आपके प्लांट्स में, आपके फंगल्स में और माइक्रोबियल सेल्स में। तो डैट इज एल्कलॉइड्स, फ्लेवनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट, सेंट्स, गम्स, स्पाइसेस। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा जो ये सारे प्रेजेंट होंगे, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स तो आपके हो ही गए, जो हमने पहले देख लिया है। ओके, जो ये आपके सारे क्या हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जैसे जो पिगमेंट, जैसे कैरोटेनॉइड हो गया जो रेड कलर की पिगमेंट देती है, एंथोसाइनिन जो ब्लू कलर की पिगमेंट देती है, एल्कलॉइड्स में जैसे मॉर्फिन और कोडीन, इससे मेडिसिन, हम मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, प्लांट से ही हमें मिलती है। फिर टर्पेनॉइड, जिसको हम लोग मॉर्टेन, टर्पेन और डाइटर्मिन्स, आई थिंक इसका किसी चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, बट आई एम नॉट पर्टिकुलर फॉर श्योर। एसेंशियल ऑयल्स में लेमन ग्रास ऑयल की यूज़ करते हैं, ऑफकोर्स इन फूड इट विल। टॉक्सिन्स में जैसे ये, हाँ, ये टॉक्सिसिटी के लिए होता है, तो एब्रीन और रेसिन ये पॉइजनस होती हैं। फिर लेक्टिन्स में आपके कौन? कैवलिन ए। ड्रग्स में हम लोग विनब्लास्टिन और करक्यूमिन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब यहाँ से हमें कहाँ से मिल रही है? ये नेचुरली ये अकरिंग है, हमारे नेचर में ये नेचुरली क्या है? प्रेजेंट है। फिर पॉलीमेरिक सब्सटेंस में जैसे रबर, गम, सेलुलोज, तो दीज ऑल आर आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब देखिए, जो हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, ये कुछ हमारे आइडेंटिफाई, इसके पास फंक्शंस है, और साथ ही साथ ये हमारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में, जो कि हम अभी नहीं कर सकते। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले किसकी समझने की ज़रूरत होगी? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में। तो बहुत सारे इसमें हमारे यूजफुल है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, जैसे कि रबर हो गए, ड्रग्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, सेंस होंगे एंड पिगमेंट्स होंगे। फिर कुछ सेकेंडरी, वही मतलब जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, इनके हमारे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है। इकोलॉजी मतलब कि ये इन्वायरमेंट में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो ये आगे चल के आप मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, अपकमिंग ईयर्स में आप इसके बारे में और अच्छे से जानोगे। सो दिस इज अबाउट योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स देखो बेटा, इसलिए बोला गया है क्योंकि किसी भी प्लांट को या फिर ह्यूमन क्या सबसे पहले चाहते हैं? एसेंशियल ऑयल्स खाना चाहते हैं, एंटीबायोटिक्स लेना चाहते हैं, या फिर वो एक हेल्दी फूड पे डिपेंडेंट रहना चाहते हैं। हेल्दी फूड पे इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि वहाँ से उन्हें क्या मिल रही है? प्रोटीन मिल जा रही है, कार्बोहाइड्रेट्स मिल जा रही है, साथ ही साथ आपकी शुगर्स जिसे बोला गया है ना, शुगर्स मिल जा रही है। उसके अलावा और क्या मिल जा रही है? आपके विटामिन्स, मिनरल्स, दीज ऑल आर फ्रॉम दैट फूड। ओके, नाउ कमिंग टू बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब वैसे मॉलिक्यूल्स जो क्या होंगे? थोड़े से बड़े होंगे। माइक्रो मतलब बहुत छोटे से होते हैं, और मैक्रो थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे कुछ फीचर हैं जो कि कॉमन होते हैं कुछ कंपाउंड्स में, जैसे कि जो कि एसिड सॉल्युबल पूल में देखने को मिलते हैं। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो आपके एसिड सॉल्युबल पूल में क्या हो जाते हैं? सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट जो उनका होता है, उनका काफ़ी ज़्यादा होता है, लाइक फ्रॉम 18 टू अराउंड 800 डाल्टन, सॉरी। और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के पास सिर्फ क्या होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब यही 4 चीज़ है जो कि एसिड पूल में डिसॉल्व नहीं हो रही थी, जिसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स या फिर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोल दें। और जो कि इनसॉल्युबल, जो कि सॉल्युबिलिटी शो कर रही थी, ये इनसॉल्युबल थे, और जो सॉल्युबिलिटी को शो कर रहे थे उसे हमने क्या बोल दिया? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और इस क्लासेस में आपके सिर्फ कंपाउंड में किसके साथ एक्सेप्शन थी? लिपिड्स के साथ, क्योंकि लिपिड्स में क्या होता है? मॉलिक्यूलर जो वेट होती है वो रेंज करती है 10,000 डाल्टन से, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसी रीज़न की वजह से आपके जो बायोमॉलिक्यूल, जिसका मतलब कि केमिकल कंपाउंड जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो पाए जाते हैं, वो 2 तरह के होते हैं। एक जिनके पास मॉलिक्यूलर वेट जो होता है लेस देन 1000 डाल्टन होता है, जो कि यूजुअली हम उसे क्या बोलते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और सिंपली बायो मॉलिक्यूल्स। और दूसरे जिनमें आपके क्या होते हैं? जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में भी पाए जाते हैं, और वो कैसे होते हैं आपके? ये आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ओके, जो भी मॉलिक्यूल्स होती है हमारे इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में, उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं आपके लिपिड्स एंड पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में। दैट्स वाई इनको बोला गया है कि क्यों जो हमारे लिपिड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट्स जो होते हैं वो एक्सीड नहीं करते हैं 800 डाल्टन से भी ज़्यादा। और ये किसके अंदर आते हैं? आपके एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर आते हैं। दैट मीन्स मैक्रो मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन। ओके, मैक्रो मॉलिक्यूलर मतलब कि आपके ये क्या कर रहे हैं? इसकी जो वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है जो वो बढ़ रही है। और लिपिड्स जो होती है ये क्या होती है? स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट की होती है।
और ये कंपाउंड में क्या करती है, वो सिर्फ प्रेजेंट नहीं रहती है बट साथ ही साथ वो अरेंज करती है अपने आप को स्ट्रक्चर में, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन में या फिर अदर मेम्ब्रेन्स में भी वो हेल्प करती है। और जब हम किसी टिश्यू को क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, तो हम इस सेल स्ट्रक्चर को भी डिस्टर्ब करते हैं, सेल मेम्ब्रेन और अदर मेम्ब्रेन्स को भी तोड़ते हैं पीसेज में, साथ ही साथ उसके जो वेसिकल्स वहाँ पे हमारे प्रेजेंट थे जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं है वो भी आ रहा है। तो ये मेम्ब्रेन जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, फॉर्म जो भी वेसिकल्स में ये सेपरेट हो जाते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल के अकॉर्डिंग, और इसको हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन, मैक्रोमॉलिक्यूलर फ्रैक्शन हमें वहाँ से देखने को मिल जाती है। तो लिपिड्स जो है वो स्ट्रिक्टली मैक्रोमॉलिक्यूल्स नहीं है, और एसिड सॉल्युबल जो पूल होती है वो रिप्रेजेंट कर रही है रफली आपके साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन को, और जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल से क्या बन जाते हैं, एंड फाइनली वो एक एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन को बना लेते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जो एसिड सॉल्युबल पूल होती है वो रफली रिप्रेजेंट करती है किसको, साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन को, और जो भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो कि कहाँ से, हमारे साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स से जो बनते हैं वो हमारे क्या बन जाते हैं, आपके एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन को, और बाद में चल करके पूरा क्या करते हैं, पूरे एक दौते साथ में मिलकर के रिप्रेजेंट करते हैं पूरे हमारे इंटायर केमिकल कॉम्पोजिशन एक लिविंग टिश्यू या फिर ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो। अगर समरी के फॉर्म में होगी तो अगर हम रिप्रेजेंट करें केमिकल कॉम्पोजिशन एक लिविंग टिश्यू की, तो एबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू में हमें इसमें क्लास वाइज देखने को मिलेगा। तो दिस इज योर चार्ट। जैसे कॉम्पोनेंट की बात करें तो सेलुलर वाटर का परसेंट 70 to 90%, प्रोटीन विल बी 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट्स विल बी 3%, lipids will be 2%, nucleic acid 5 to 7%, and ions will be 1%. So this is about our biomacromolecules, primary metabolites and secondary metabolites. लिपिड समझ में आया, अमाइनो एसिड समझ में आया। अगर कोई डाउट होगी सो कॉन्टैक्ट मी, रीच आउट टू मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसके बारे में थोड़ा समझेंगे, प्रोटीन के बारे में, फिर पॉलीसेक्राइड्स के बारे में, एंड मूविंग फर्दर उसके बाद फिर न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में भी पढ़ना है, थोड़े से डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, अगर ज़्यादा तो डिटेल नहीं है बिकॉज वो फिर आपको 12th में मैंने पढ़ाया ही है 12th सेक्शन में। सो यस, ओके, सो डू योर वर्क, अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी। खुश रहो, खुश रह करके सारे काम को करो, काम अच्छा जाता है। ओके, सो बाय बाय।